अभी तक मैंने 50, 10, 60, 190 यानी कि 250 रुपये खर्च दिए। तो ये अभी वन वे का रूट है। अभी मैं जा रहा हूँ रिहर्सल के लिए और 250 रुपये खर्च हुए। अब वापस जाते हुए इसका हम 250 रुपये खर्च हुए। हाय गाइस, यू गॉट मी व्लॉगिंग। Should there be a DJ before the band or after the Before band? or after the band? Yes. So, what would you say your point would be? 100% after. 100% after, and it's ridiculous for the DJ to go before the band, especially if they're bad. That's, I mean, really, that's it. You know, we're gonna bring the house down, you know, and then they're gonna just. Yeah. ये लेजेंडरी किशोर सर हैं, ट्रम्पेट प्लेयर। वैसे तो हमें टेक्निकली इनसे म्यूज़िक की बातें करनी चाहिए बहुत सारी, बट आज मुझे थोड़ा सेविंग से रिलेटेड बातें करनी है। पूछना है कि आपने सर कितने टाइम मतलब इंडस्ट्री में काम किया है, कितने सारे अप डाउन्स देखे हैं, तो सेविंग से रिलेटेड क्या बताना चाहते हैं कि एक म्यूजिशियन जब मान लो कुछ अर्न कर रहा है तो क्या करना चाहिए अपने पैसे के साथ? सबसे पहले म्यूजिशियन को तो एक पहली बात तो अर्न करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। ये भी बात है कि उसको मेहनत बहुत करना पड़ता है। पहले से अगर वो सोचेगा कि मैं पैसे बनाता रहूँ, बट एक बार जब अर्निंग चालू हो जाए तो उसको सेव करना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे फादर बोलते थे, अपने पाँव उतने ही फैलाओ जितनी आपकी चद्दर है। तो जब आपके पास में काम आने लगता है तो हमारी ये जो लाइन है म्यूजिक की लाइन, फिल्म इंडस्ट्री की, बड़ी चमक धमक वाली है। तो ये चमक धमक में आप काम करते रहो, जैसे जैसे आपके पास में पैसे आते रहे आप सेविंग करते हो उस पैसे को। मैंने तो बहुत सेविंग की। तो सेविंग का एग्जाम्पल क्या रहेगा आपकी तरफ से स्टार्टिंग के लिए? सेविंग चालू की थी 500 रुपीज़ एवरी मंथ, 500 रुपीज़ लेके जाता था। 5 से फिर बढ़ते बढ़ते 1000 हुआ, 2000 हुआ, 5000 रुपये। एक आदत डालने वाली बात, एक आदत डाल, चाहे छोटे से शुरू करें। 500 रुपये चालू किया था। वो आदत डालते 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 मालूम ही नहीं पड़ता था, 2-3 साल के बाद फटाक से कहीं से 70,000 आ गए, कहीं से लाख आ गया, कहीं से 1.5 लाख। तो उस समय 70, 80, 82 में लाख 1.5 लाख रुपये बहुत बड़ी बात हो जाती थी। उसे करते 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 मैं एफडी बनाने लगा। मैं रिस्क खेलता था कि मेरे पास में अगर लाख रुपए भी है तो मैं उसमें से 25-30 हज़ार रुपये कहीं ना कहीं डाल देता था। अगर नहीं भी है मेरे पास तो भी मैं डाल देता था। जैसे मैंने अपना एक फ्लैट लिया था, 500 रुपीज़ मैंने सिर्फ टोकन मनी दी थी आदमी को, 500 रुपीज़ नारियल फ्लैट के लिए। हाँ, फ्लैट के लिए। बिल्डर दोस्त था और हिम्मत कर ली थी, 500 रुपये दे दिया। बात पास में कुछ भी नहीं था पैसा, करेक्ट। और धीरे धीरे आदत पड़ गई। अरे 500 रुपये तो दे दिया उसको, भी प्लेट तो बुक कर दिया। अभी ना इज्जत का सवाल है, वो तो लेना पड़ेगा कैसे भी। तो ताकत कहाँ से भी पैसा आता था, जैसे आए इकट्ठा क्यों जाके मैं जमा कर देता हूँ पैसा, करेक्ट, जमा कर दे। वैसे वैसे कर करके मैंने 12 लाख रुपए जमा किए। तो ऐसी चीज़ों में पैसे डालना जहाँ पे बढ़ना शुरू हो, बढ़ना चालू हो। आज का दिन अलग है। जो रिहर्सल आपने देखी थी 17 तारीख को, उसी का आज शो है द बारटेंडर के साथ। ग्रेट, टिपिकल व्लॉगिंग चीज़ होती है ना, सब व्लॉगर बोलते हैं मुझे देर हो गई है, मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी। मेरी फ़्लाइट नहीं छूटेगी, बट मेरे को थोड़ा सा तेज़ चलना पड़ेगा बस। फ्री फूड। तो सुप्रतीक से जब मैं मिला, सुप्रतीक के डैड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दैट्स व्हाट। सुप्रतीक इज़ अ ग्रेट साउंड इंजीनियर, मेरा मतलब फेवरेट साउंड इंजीनियर है। ऐसा इंजीनियर मिक्स मिलता है ना, बहुत अच्छा दिल करता है वो जाने का। So Supra, when did you start investing then? Your dad guided you? When I was 15. अच्छा, तब से शुरू हो गया था। तो जो भी इनकम थी थोड़ा बहुत उसका शेयर, तो कोई अमाउंट याद है छोटा, किससे छोटे से छोटा शुरू किया था? Started with 2000 per month. 2000 at the age of 15. 15, and then now you are 25. 28. So that's about good 10 13 years. 10-12 years, yeah. हमारी मैथ्स खराब है ना। हाँ, थोड़ा
This is why my dad does the investment. तो मैं आपको ना SIP कैलकुलेटर में दिखाता हूँ। मैं सुप्रतीक से नहीं पूछूंगा कितने पैसे बन गए उसके, बट आई विल शो यू कि पोटेंशियल क्या होती है इफ़ यू स्टार्ट दैट अर्ली एंड व्हाट विल हैपन टू योर मनी। SIP का मतलब क्या होता है? एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वो। उसका मतलब ये होता है एक सिस्टम बना देते हैं आप इन्वेस्टमेंट करने का स्पेसिफिक जगह पे, किसी म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर। तो आपका एक हिस्सा इनकम का अपने आप ही आपके अकाउंट से कट के इन्वेस्ट हो जाता है। तो कई लोग 2000 की SIP करते हैं, कोई कहता है मैंने 10,000 की है। ऐसे अलग अलग वैल्यूज़ की SIP की जा सकती है, जो काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं मार्केट में करते हैं। उनको वो कहते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो ये काम करते हैं आपके लिए और एक छोटा सा परसेंटेज लेते हैं बीच में। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके बारे में मैं फिर कभी कोई वीडियो बनाऊंगा थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए सिंपल लैंग्वेज में। इंटरनेट पे वैसे आपको इजीली मिल जाएगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या एग्जैक्टली। सो अभी मैंने एक SIP कैलकुलेटर खोला है, इसको मैं 2000 पे सेट कर रहा हूँ, जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी फॉर 13 ईयर्स। कम ऑन 2000 रुपीज़ सेट हो गया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैं 12% पे ही छोड़ रहा हूँ, और ये टाइम पीरियड को हम 13 साल पे कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3,12,000 इतने पैसे डाले सुप्रतीक ने, रिटर्न्स कितने मिले 4,39,862, टोटल वैल्यू क्या हो गई 7,51,862। एंड आई एम श्योर कि उसके डैड ने और भी टॉपअप्स किए होंगे। म्यूचुअल फंड में टॉपअप भी हो जाता है अगर आप SIP कर रहे हैं, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट हर महीने डाल रहे हैं, उसी में आप और पैसा भी ऐड कर सकते हैं, जो फ्रीलांसर्स काफ़ी करते हैं। मैं ऐसा बहुत करता था कि अभी भी करता हूँ। इनफैक्ट जो मेरी SIP चल रही है उसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा पैसे आ गए कहीं से तो वो भी ऐड कर देता हूँ मैं एक ही फंड के अंदर। तो ये पावर है SIP की। और अभी तो ये छोटा अमाउंट है, अगर ये इलेबोरेट होता रहे, बढ़ता रहे, तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स आप इससे जनरेट कर सकते हैं। आज हम लोग हैदराबाद में परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब मैं अपने अर्ली 20s में था तो डैड मुझे बताया करते थे कि थोड़ा सा पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर लूँ या सेव कर लूँ, पर कभी कुछ डिटेल में उनसे बात नहीं इस बारे में। पापा मुझे PPF के बारे में बताते थे, ऐसे करके कुछ चीज़ें होती थी जिनको मैं तब बिल्कुल नहीं समझता था। और मुझे यही लगता था कि यार अभी तो मैं यंग हूँ, थोड़ी मेरी लाइफ जीनी चाहिए मुझे, और इस तरह की कई सारी बातें जो दिमाग में आती थी। मगर जैसे जैसे एज बढ़ती रही समझ में ये आया कि पैसा तो मैं बहुत कमा रहा हूँ, लेकिन हर महीने पैसा खत्म हो जाता है। ये पैसा जाता कहाँ है मुझे कभी नहीं पता चला, और मेरा इंतज़ार इस चीज़ का रहता था कि जो मेरे पास पैसा बचेगा खर्च होने के बाद में उसको मैं इन्वेस्ट करूँगा। ये मेरी पहली बड़ी गलती थी। इन्वेस्टमेंट आपको कुछ ऐसे करनी है, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। तो आपका इन्वेस्टमेंट मंथ के शुरू में या इनकम आते ही हो जाए। और म्यूजिशियंस की इनकम हर 1 तारीख को नहीं आती, कैसे आती है उसका क्या करना है वो मैं आपको वही बताता हूँ। बहुत ज़्यादा ना शोर है बाहर। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो अगर आपको पेमेंट मिली है कहीं से, थोड़ा पीछे कर देता हूँ, थोड़ा इंसान बन जाता हूँ, थोड़े पर्दे हटा देता हूँ। ओह नाइस, यहाँ पे एक बास्केटबॉल फील्ड है, और क्या है, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल। Ashok, do you put any money aside from your income? Yes, How do you do it? Like, SIPs. संजू, सब ब्रो आपने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया ना, ऑफ कोर्स तो क्या कर रहे हो आप? SIP क्या कर SIP कर रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट मेरे को मार्केट इतना अच्छे से मालूम नहीं है, तो आई हैव गॉट अ गाय, हाँ, सो ही इज लकीली हैंडलिंग अ कपल ऑफ फंड्स, सो इट्स तो वर्किंग। आपको पता है कौन से फंड में वो डाल रहा है या ये हाँ पता है ना, ऐप इस पे है। Which app are you using? वन सेकंड, आई थिंक इट्स Is it Coin? इंपीरियल वेल्थ और व्हाटएवर। Imperial Wealth. जब से इन्वेस्टमेंट शुरू हुई है, are you emotionally feeling more at ease? अ लॉट मोर स्टेबल मैन। ये चर्चा चलती रहती है बैंड में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स को लेके आजकल, स्पेशली जब से कोविड आया था ना, तब से सबको लगता है कि यार कुछ साइड में होना चाहिए।
तो एक म्यूजिशियन के पास 2-3 तरीके होते हैं मोटे मोटे पैसा अर्न करने के। एक कि आप एक सैलरीड प्रोफेशनल है, यानी कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं जहाँ से आपको एक रेगुलर सैलरी आती है, और उस सैलरी से आप एक पार्ट लेके इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। 5,000 3,000 जो भी, मान लो 30,000 सैलरी है, 5,000 डालना शुरू कर दिया इन्वेस्टमेंट में हर महीने। और यही ज़रूर याद रखना है, इन्वेस्टमेंट माइनस, बहुत लड़ाई चल रही है पीछे, 1 मिनट। इवेंट्स में ऐसा होता है नॉर्मल। तो आप एक अपनी सैलरी का छोटा पार्ट लेते, सॉरी आई जस्ट कम बैक, आई लेट आंटी गेट हर स्टफ। उसके बाद में आता है हमारा सैलरी प्लस फ्रीलांस। ये बड़ी अच्छी सिचुएशन होती है करने के लिए, काफ़ी इससे ईज़ आ जाती है लाइफ में कि आपकी इन्वेस्टमेंट आप सैलरी से कर सकते हो, घर आप सैलरी से चला सकते हो जो कि स्टेबल है, और जो एक्स्ट्रा मनी आपके पास आता है उससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को टॉप अप कर सकते हो। एक्स्ट्रा मनी कहाँ से आ रहे हैं? जो सेशंस आप बजाओगे, मान लो आपने सेशन बजाया, आपको 20,000 मिल गए, 15,000 मिल गए, उसका आधा आप सीधा टॉपअप में डाल दो। म्यूचुअल फंड में टॉपअप की भी एक ऑप्शन होती है, या कई अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें आप टॉपअप कर सकते हो। ये आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए तो वहाँ पर डाल दिए। अब लास्ट चीज़ आती है सिर्फ सेशंस करना, जो डेंजरस टेरिटरी है थोड़ी सी, उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। आई थिंक मैं क्या करूँगा कि अभी वापस जाके सो जाता हूँ, और जब मैं कल जाऊँगा ना घर, सो लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन एंड शो यू, ताकि आसानी से ना पढ़ के समझ में आ जाए। हमें सेविंग करने की और इन्वेस्टमेंट करने की आदत बनानी है धीरे धीरे। ऐसा क्यों है? मैं सोचता था जब मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे तभी मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा और सेव करना शुरू करूँगा, मगर क्या होता है जब आपकी इनकम बढ़ती है आपके खर्चे बढ़ जाते हैं और इन्वेस्टमेंट सेविंग की कभी बारी ही नहीं आती। तो आज से ही एक आदत डालनी है आपको। क्या आदत डालनी है? अगर आप कम भी कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, 5,000 कमाते हैं, 500,000 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए। कल को जब इनकम बढ़ेगी तो हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, ठीक? लेकिन आपका माइंडसेट ऑलरेडी तैयार हो चुका है कि मैं एज अ इंडिविजुअल सेविंग्स करता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, वो आपको लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में और कोई भी बात करने से पहले मुझे एक चीज़ शेयर करनी है आपके साथ कि इन्वेस्टमेंट में मैं 2 स्टेप्स देखता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से। एक आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और दूसरा उसके बाद में आता है ऐसी जगह जहां आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई करें। अब ये इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड आपका 6 महीने का मंथली एक्सपेंस है। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 10,000 रुपये पर मंथ है, अगर आप हर महीने 10,000 रुपये खर्चते हैं तो 6 महीने का 60,000 रुपये हो गया। यानी कि 60,000 रुपये आपके पास एक एफडी में अलग से पड़े होने चाहिए। अब मैं एफडी क्यों कह रहा हूँ? ताकि आप उसको क्विकली विड्रॉ कर सकें अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो। आजकल एफडी से आप क्विक विड्रॉल भी कर सकते हैं, यानी कि छोटा अमाउंट निकालना हो अगर आपको, स्मॉल विड्रॉल भी कर सकते हैं। पूरा निकालने की, पूरी एफडी तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब कि अगर आपने 60,000 की एफडी कराई है तो 60,000 एक साथ लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। छोटे अमाउंट्स भी ले सकते हैं आप। और जब आप इन एफडीज़ को बना रहे हैं तो छोटे अमाउंट में भी बना सकते हैं। 5,000 की बना लीजिए, 10,000 की बना लीजिए, जितना आपके पास इनकम आ रही है उस हिसाब से। तो जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आपको करनी है अपने इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने की। इसके बाद में हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, क्योंकि एफडी हमें कुछ ऐसा खास रिटर्न नहीं देती कि हमारा मनी मल्टीप्लाई होता रहे। वो एक बहुत ही थका हुआ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बट इट्स वेरी हेल्पफुल क्योंकि हमारा इमरजेंसी फंड सेफ रहेगा, उसमें हमें क्विकली जब भी चाहिए होगा हमें मिल जाएगा। अब तीसरा पॉइंट जो मैं आपको हैदराबाद से बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि एक फ्रीलांस म्यूजिशियन या फ्रीलांस आर्टिस्ट कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। तो पहला टॉपिक तो ये है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक लेवल पे इनकम चाहिए। इनकम आनी चाहिए फ्रीलांसर को। अगर हम काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अपने आप को फ्रीलांस आर्टिस्ट बुला रहे हैं और घर पर ही बैठे हुए हैं, तो हम फ्रीलांस आर्टिस्ट नहीं है। पहली चीज़ हमें इनकम जनरेट करनी है। इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं हम? सिर्फ बैठ के वेट नहीं करना है काम का, अपनी इनकम की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं? बेस प्लेयर का एग्जांपल लेते हैं। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अपने काम को शोकेस कीजिए, दिखाइए लोगों को कि आप कितनी अच्छी बेस प्लेइंग करते हैं, आप कितने अच्छे हैं अपनी आर्ट फॉर्म में, कि अगर वो सोचे किसी को हायर करना है अपने बैंड में अपकमिंग शो के लिए, एक सेशन बेस प्लेयर चाहिए, तो एकदम से आपका नाम उनके दिमाग में आए, आपकी प्लेइंग उनके दिमाग में उनको सुनाई दे और वो सीधा आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करें। ये चीज़ अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो अपनी आर्ट आप इंस्टाग्राम पे डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन इतनी रेगुलरली कीजिए कि पूरी कंट्री, पूरी दुनिया हो सके तो सबको आपके बारे में, आपके नाम के बारे में पता हो, इमीडिएटली याद आ जाए दिस इज़ द पर्सन आई वांट। ठीक, तो आपकी इनकम की प्रोबेबिलिटीज़, काम की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती चलती हैं। अगली चीज़ जो एक फ्रीलांसर को हमेशा याद रखनी है वो है अपना मंथली एक्सपेंस, और दूसरा उसका मंथली फाइनेंशियल गोल क्या है।
ठीक, फ्रीलांसर को चाहिए होता है ये। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 10,000 रुपये है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एज अ फ्रीलांसर आप अपना मंथली इनकम गोल कम से कम 20,000 रुपये रखें, उसको डबल रखें। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क है ये फ्लक्चुएट बहुत करती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास हमेशा हर महीने काम आ जाएगा, कुछ महीने ज़्यादा आएगा, कुछ महीने कम आएगा। तो आपको अपने आप को सेफ रखने के लिए अपने एक्सपेंसेस को अपनी इनकम से हाफ रखना है। कितना आप चार्ज करते हैं वो आपके लेवल पे डिपेंड करेगा। अगर आपको 4 शोज़ चाहिए मान लीजिए 20,000 रुपये जनरेट करने के लिए, तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, क्या क्या करना है इंटरनेट पे अपने आप को शोकेस करने के लिए कि आपको 4 शोज़ मिल सके। अगर आपको शोज़ नहीं मिल रहे हैं तो आपको ढूंढना होगा कोई ऐसा तरीका कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को ज़रूर रीच करें, उसमें से फिर कुछ आप इन्वेस्ट कर सकें। मैं एज अ फ्रीलांसर सजेस्ट ये करता हूँ कि आपकी जो भी इनकम आए उसकी एक परसेंटेज आप इन्वेस्ट कर दें। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट के हमने 2 पड़ाव सीखे हैं। पहली चीज़ है इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है, दूसरी चीज़ क्या है, इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स में डालना है। उसके बारे में मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ, मगर ये याद रखें कि एक परसेंटेज आपको डालनी है। 50% इज़ अ गुड आइडिया। अगर आप 5,000 अर्न कर रहे हैं तो 2,500 रुपये इमीडिएटली डाल दीजिए, फिर दोबारा 5,000 की पेमेंट आई, 2,500 रुपये इमीडिएटली डाल दीजिए, और बाकी का जो हाफ बचा है उससे अपनी ज़िंदगी चलाइए। ठीक, अब आपको 4 बार करना होगा ये महीने में, है ना, टू जनरेट 10,000 फॉर योर सेल्फ एंड 10,000 फॉर योर एमरजेंसी अकाउंट, और वो बाद में इन्वेस्टमेंट में चेंज हो जाएगा। शायद हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, लेकिन ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो अगर आप पूरी रखेंगे तो आप इमोशनली स्टेबल फील करेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल फील करेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी संजू ने भी बताया ना कि व्हेन यू आर सेविंग देन यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आपको पता है आप सेफ हैं, आपको पता है आप सिक्योर हैं। अब अगर आप नहीं रीच कर पा रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल जो आपको मिनिमम चाहिए हर महीने के लिए, हो सकता है आपको अपनी फील्ड में एक और चीज़ को पकड़ना हो। मान लीजिए टीचिंग को पकड़ना हो, या मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने को पकड़ना हो, या फिर आप अपनी फील्ड से बाहर निकल जाएं। हो सकता है वीडियोज़ एडिट करने लगे। ठीक, एज अ लाइफ यू प्रेफर कि आप एक फ्रीलांस म्यूजिशियन हो, आप ट्रैवल करें, शोज़ करें, लेकिन टू मीट योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो सकता है आपको एक और कोई छोटी सी जॉब चाहिए हो जो एज एन एडिटर मिल सके आपको, या आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यूडेमी वगैरह पे, जिनको आप पढ़ के आराम से सीख सकते हैं चीज़ें, और फिर इंटर्नशिप कर सकते हैं जो आपको एक आगे जॉब भी दे सकती है, और साथ साथ में म्यूज़िक भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका फ्रीलांस काम बिल्कुल अच्छा हो गया, फ्रीलांस म्यूजिशियन का, आपको पता है आपकी मिनिमम इनकम काफ़ी राइज़ कर गई है, फिर आप ये काम ड्रॉप कर सकते हैं और ऐसे करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। पैरेलली आपकी सेविंग्स, आपका इमरजेंसी फंड सब कुछ बिल्ड हो चुका होगा। अब बात आती है इन्वेस्ट करने की कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए। म्यूचुअल फंड अच्छी जगह है पैसा लगाने के लिए। अगर आप म्यूचुअल फंड नहीं समझते हैं तो एक बुक है 108 क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन म्यूचुअल फंड। ठीक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। ये समझ लें ज़रा, इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाना शुरू करें। अगर कोई बुक में ऐसी टर्म्स आती हैं जो आपको ना समझ आए और बुक में एक्सप्लेन भी नहीं है तो गूगल सर्च कीजिए साथ साथ, लेकिन बेसिक्स ऑफ फाइनेंस थोड़े से सीख लीजिए। अब अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं तो कहाँ से लगाने चाहिए, किसके थ्रू लगाने चाहिए, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ दूंगा। बस ये ज़रूर कहूँगा किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढें जो एक ब्रोकरेज पे आपके साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। अगर आप किताब पढ़ने के बाद में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढेंगे और उनसे बात करेंगे तो आपकी कॉन्वर्सेशन और आसान होगी, आपको बात करने में आसानी होगी। वो क्या बोल रहे हैं टर्म्स वाइज, आप क्या चाहते हैं अपने पैसे के साथ, ये दोनों जो लोग बात करेंगे एक दूसरे से, दोनों एक एजुकेटेड वे में कर सकते हैं, एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकते हैं साथ में। ठीक, अपने पेरेंट्स से पूछिए अगर वो किसी को जानते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने दोस्तों से पूछिए, अपने कॉर्पोरेट जॉब वाले दोस्तों से पूछिए, वो शायद हेल्प कर पाएँ आपको एग्जैक्टली बताने में कि कहाँ पे किस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से आपको कनेक्टेड रहना चाहिए। और अगर इससे भी आगे जाना चाहते हैं तो कोर्सेज कर लीजिए कुछ यूडेमी पे या कहीं और, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है और कैसे मैं डायरेक्टली उसमें पैसे लगा सकता हूँ, या फिर पूरा कूद जाइए फाइनेंस के वर्ल्ड में और जितनी आपकी इनकम आए उसको रेगुलेट कीजिए इन्वेस्टमेंट्स में। और व्हेन यू गेट ओल्ड, द ओल्डर यू गेट द रिचर यू विल गेट विदाउट फेल। दैट इज़ द मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जब आपको मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड रियली लाइक आई होप इट हेल्प्स। और मुझे बड़ी इच्छा थी कि मुझे ये सारी चीज़ें पहले से पता होती, पर नहीं थी। क्या बोलते हैं, देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।